पीछे की परंपरा पीढ़ी की परख करने वाला ही बता सकता है। साधारण मनुष्य को पता नहीं चलता कि ये परंपरा पीढ़ी में क्या है, इसकी खानदानी क्या है, इनका रहन सहन क्या है, इनके माता पिता 2-3 पीढ़ी से क्या क्या करते थे, उनका स्वभाव उसके अंदर आता है। ऐसे ऐसे कई समय पुराने समय में और आज भी करते हैं। पारखी यानी परख करने वाला, पुराने समय में जो परख करने वाला, ये अमुक वस्तु है उसकी परख करनी, मनुष्य के बारे में, पशु के बारे में, और कोई भी देश के अंदर कोई भी चीज़ की परख करनी होती तो पारखी होते थे। तो एक पारखी ने, गरीब पारखी था, उसने देखा भूख मर रहे हैं और वह एक राजा की नगरी में गया और आवाज़ लगाई कि पारखी हूँ, कोई रख लो, परख करने वाला पारखी हूँ। तो मंत्री ने आवाज़ सुनी, पहरेदारों ने सुनी, तो मंत्री ने राजा को कहा कि एक पारखी आ रहा है, हमारे देश में पारखी आया है और वह परख करके बताता है अमुक वस्तु को, परख करके कोई भी वस्तु हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई परख करने के लिए वो बताता है। अच्छा होगा तो हम रखेंगे, उनको रख लो। मंत्री ने राजा से कहा तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, रखो, उसको ले आओ। और राजा के पास ले आए तो राजा ने कहा अभी क्या तनख्वाह लोगे? पारखी ने कहा अभी जो आपकी इच्छा है वैसे दे दो। राजा ने कहा कि 1 मुट्ठी चने दे हुए और 1 रूपी लड़ी आपको मिलेगी, आप हमारे यहाँ रहो। तो वह रहने लग गया और राजा कोई घोड़ा ले आया, बढ़िया घोड़े, फेरने वाले घोड़ेसवार आदि थे, उनसे पैसे राजा के पास में होते ही है। अच्छा घोड़ा ले आया, घोड़ा ले आ करके गौशाला में बांध दिया। तो राजा के मन में आई, ये कल पारखी को रखा था, उन पारखी से परख तो कराएं भी घोड़ा कैसा है, कितना तेज है, अच्छा है, क्या खानदानी है इस घोड़े की। पारखी को बुलाया और पारखी ने कहा अभी इसको छोड़ो, चलने के लिए छोड़ो। उसने धूप में छोड़ा घोड़ेसवारों ने घोड़े को। तो उस पारखी ने कहा राजा साहब ये खानदानी घोड़ा नहीं है, इसमें गऊ का स्वभाव आ रहा है, गाय का स्वभाव दिख रहा है। राजा ने कहा अरे गाय का स्वभाव कैसे है, घोड़ा है ये? अरे घोड़ा तो है, इसकी खानदानी कुछ न कुछ गऊ की जैसी लगती है। तो पारखी ने कहा, तो राजा ने तुरंत उस घोड़ा खरीदा था उसके पास में भेजा और उसको बुलाया, कहा भी इस घोड़े में गाय का स्वभाव कैसे आता है? हमारा पारखी कहता है, वह पारखी सही कहता है राजा साहब, इसकी माँ मर गई थी घोड़े की और मैंने इसको गाय का दूध पिलाया था, गाय का दूध पिलाया इसलिए इसके अंदर गाय का स्वभाव आ रहा है। राजा ने पूछा, पारखी से पूछा कि आपको क्या मालूम हुआ? बोले मैंने मालूम ऐसे हुआ कि घोड़ा होता है वह ऊपर से घास दूध खाता है और ये जैसे गाय खाती है वैसे ठोडी लगा करके घास खा रहा था। मैंने परख करी कि ये कोई गाय का खानदानी है। तो राजा ने मान गया। राजा ने कहा भी आज के बाद में आपको 2 मुट्ठी चने और 2 डड़ी गुड़ की मिलेगी। बढ़िया आपने बताया। ठीक राजा साहब, पारखी ने हाथ जोड़कर कहा ठीक है। तो उसने कहा भी राजा के मन में आई, हमारी रानी के लिए पूछा, रानी कैसी खानदान है, कैसी रानी है? पारखी को बुलाया, पारखी हमारी रानी कैसी है, क्या खानदानी है? पारखी ने कहा मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मुझे क्या मालूम है, मुझे रणवास में भेजो, कई देर में घूमूंगा, कई देर देखूंगा, फिर पता लगेगा। तो राजा ने पहरेदार डाल दिए साथ में और जितनी देर पारखी ने बताया था उतना समय वह और घूमता रहा और राजा के पास आया।
और बता देता हूँ, परंतु आप मुझे मारोगे नहीं, आप मुझे गुनाह माफ करो तो मैं बताऊँ। राजा ने कहा आपके 7 गुनाह माफ है, आप जैसे है वैसे बताओ पारख करके। पारखी ने कहा ये रानी की खानदानी नहीं, तो ये बंदी है, बंदी की जन्मदी लेकर आपको शादी कर दी रानी क्या करके। बंदी है, बंदी की पुत्री। हाँ ये बंदी की पुत्री है, रानी की पुत्री नहीं है। तो परख इसकी माता को जाकर पूछो। राजा आप खुद घोड़े पर आपकी ससुराल गया और हाथ जोड़कर कहा एक बात बड़ी जोर की अड़ी है, सच सच बताना, कोई मेरी एक पारखी रखा है, उसने एक बात कह दी, उनके ऊपर आप बात सही सही बताना। तो सासू माँ को राजा ने पूछा कि ये मेरे को रानी की शादी करी है, ये वो कहता है ये बंदी की पुत्री है, रानी की पुत्री नहीं। तो उसकी सासू माँ ने कहा सच कहता है। तो सच कैसे कि हमारे औलाद में पुत्री नहीं थी, हमने एक बंदी के जन्म दिया, पुत्री ने, उनको हमने अपना लिया और राजघराने में कोई बाहर कोई सूचना जाती नहीं, और पहले उसको मोहर असर भी दे दी बंदी को कि आप किसी को बताना मत, आप घोषणा कर दो कि रानी के पुत्री हुई है, रानी की पुत्री हुई है, और ये वो ही पुत्री मैंने आपके साथ में शादी करी। बात ये पारखी सही कहता है। तो राजा आया वापस, पारखी को अकेले में पूछा आपको मालूम कैसे हुआ मेरी रानी का के भी ये बंदी की पुत्री है। राजा ने पारखी ने कहा हे राजा, मैं जब महल में घूमने गया था, कई घंटों तक वहाँ घुमा इधर उधर, ये जैसे बंदी चर्चा करती है वैसे चर्चा कर रही थी। रानी होती है बड़े शांत स्वभाव से बोलती है, नौकरों को कहती है तो शांत स्वभाव से बोलती है, कोई काम कहती है तो शांत स्वभाव से बोलती है, और मुस्कुरा कर एकदम ठंडी रानी होती है, वो बड़ी गंभीरता से और ठंडे दिमाग से बोलती है। ये चर्चा जैसे बंदी करती है वैसे कर रही थी। मैंने आपको ये परख करी, ये तो बंदी की पुत्री है, रानी की पुत्री नहीं है। राजा ने दोनों कान पकड़े कि आज के बाद में आपको 3 मुट्ठी चने और 3 डली मुर्गी ले। 2 दिन टिपे, 2 दिन बीते, तो राजा ने कहा अरे पारखी इधर आ गई, मेरी खानदानी क्या है ये बताओ। उसने हाथ जोड़े, साहब आपकी खानदानी बताऊंगा, मुझे मारोगे, मैं नहीं बताता। राजा ने कहा आप 7 गुना माफ है, मेरी खानदानी बताता। बोलो आपकी खानदानी तो कहीं पूछने की जरूरी नहीं है, आपका तो लक्षण दिख रहे हैं खानदानी के। आप राजा के पुत्र नहीं तो आप परमुंजे के पुत्र हो, परमुंजे जो चने भूनता है उनके पुत्र हो। कैसे भी कहो, आपकी माता को जाकर पूछो। राजा दौड़ता दौड़ता गया, आपकी माता के पैर पकड़े और माता से ये बात कही कि हमारी जुदाई हो गई है, पारखी आया है। और पारखी कहता है तुम राजा की पुत्र नहीं है, तो राजा का पुत्र नहीं है, तुम बड़बंजे का पुत्र है, सच बताओ माता जी, बड़बंजे का पुत्र हो या राजा का। माता ने कान में कहा अरे मेरे पुत्र हुआ था, वह होते ही मर गया, और नीचे बड़बुद्ध के पुत्र होया था, और हमारे तेरे पिता ने उनको मोहर असर भी दे करके कहा रे तेरे तो वो पुत्र हो जाएंगे, और राज घराने में पुत्र बहुत कम होते हैं, इसलिए ये ले बोर, ये ले पैसे, और ये पुत्र हमें दे दे। उसको लपेट कर बांधी ले आई, और वही पुत्र है तुम बड़बुद्ध का। दोनों कान पकड़े और बड़बुद्ध को बहुत इनाम दिया। कहने का अर्थ है खानदानी की कुछ न कुछ असर प्रभाव आता है। जैसे
खानदानी का एक राजा कर्ण की बात करते हैं। कर्ण भी परशुराम के पास में गया था बाण सीखने के लिए। अब जब बाण विद्या सभी सिखा दी और एक ने घूमने के लिए कहा परशुराम ने कि मेरी तुमने बहुत सेवा करी है, मेरे शिष्य तो मैंने बाण विद्या सिखाई, गदा विद्या सिखाई, कुश्ती सिखाई आदि आदि, जो जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या मैंने सिखाई, परंतु आपके जैसी सेवा नहीं करी। कर्ण के परशुराम का नेम था कि मैं राजपूत को विद्या नहीं सिखाऊंगा, तो कर्ण ब्राह्मण का भेष बना कर गया था। तो ब्राह्मण के भेष के कारण से भरोसे में परशुराम ने कर्ण को विद्या सिखाई। घूमने के लिए कहा कि आज चलो घूमते हैं। और कर्ण ने परशुराम ने कहा आप मांग क्या वरदान मांगता है? तो कर्ण ने कहा कि मुझे 5 बाण ऐसे दो जो खाली नहीं जाए और नाम ले वही मरे मरे दूसरा नहीं मरे, ऐसे बाण। तो राजा ने भी परशुराम ने ऐसे बाण दिए, मैं 5 बाण तुझको ऐसा दूंगा तो नाम लेगा वही मरेगा, खाली नहीं जाएंगे ये निश्चय। मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। आज यात्रा करते हैं, घुमाई करते हैं। तो घुमाई करने के लिए गए। पुराने समय में भोजन पानी नाश्ता वगैरह जल पान आदि साथ में ले जाते थे। और भूख लगी चलते चलते तो एक बढ़िया आम का पेड़, बड़ा गहरा पेड़ था, उसके नीचे विश्राम किया, भोजन पान किया। और परशुराम ने कहा कि आप ऐसे करो, अब कई देर में विश्राम लेटता हूँ, आप ये पत्थर का ढेला है वो लाओ और मैं सिराना शीश के नीचे लगा कर मैं सोऊंगा। कर्ण ने कहा गुरु जी वो गड्ढे का 3 फुटा 4 फुटा पत्थर है, मेरा ये घोटा है, इस पर आप सिर रखो और नींद लो। परशुराम ने कहा मैं कई देर लगेगी तो कितनी देर लगेगी, क्या फर्क पड़ता है, गुरु का शीश मेरे यहाँ टिकेगा, मैं अच्छी नींद आएगी। तो ऊपर से कोई जानवर आया और डक मारा, खून की धार चली, जमीन भीग गई। कर्ण ने पैर नहीं हिलाया, उसने अंगूठे से दाब दिया और झाड़ भींज के रोश में आकर के खून से नीचे जमीन भीज गई, परंतु झाड़ भीजली अपने घोड़े को हिलने नहीं दिया। और कई देर बाद में जब परशुराम जगे और जगते ही देखा तो जमीन भीज रही है और इधर अंगूठा लगा रखा है कर्ण ने, जहाँ डंक मारा था कोई जानवर ने ऊपर से आकर के। परशुराम ने कहा अरे ये क्या है? बोले गुरु जी ये डंक मारा जानवर ने और ये खून नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। मैं अरे बोले आप मुझे बताया नहीं, जगाया नहीं। अरे गुरु जी को जगाएं, क्या फर्क पड़ता है, खून कोई 100-200 ग्राम निकल गया, क्या फर्क पड़ता है, वो रह जाएगा। परशुराम ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का भेष बना करके मेरे से बाण विद्या सीखी है, तुम कोई राजपूती खानदानी का घराने का है। तो उसने हाथ जोड़े करने बोले वास्तव में हूँ तो मैं, परंतु आपने प्रण किया था मैं राजपूतों को विद्या नहीं सिखाऊंगा, मैं ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, इसलिए मैंने ब्राह्मण का भेष किया था। और उधर द्रोणाचार्य मुझे विद्या नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पांडवों को विद्या सिखा रहे थे। वह पांडु उनको खाना पीना आदि जितना भी सामान द्रोणाचार्यों की जरूरत थी उनसे काफ़ी दुगना तिगना चौगुना देते थे, इसलिए मुझे बाण विद्या नहीं सिखाई द्रोणाचार्य ने। इसलिए आपसे मैंने छल कपट करके ब्राह्मण का वेश बना करके विद्या सीखी है, आप गुरु जी माफ करो। परशुराम ने कहा 5 बाण जो तू भावना करी थी वह नहीं मरेंगे, खाली तो नहीं जाएंगे परंतु वो नहीं मरेंगे, ये मेरा ये भी वरदान है। और बाण तेरे खाली नहीं जाएंगे, ये मैं कहता हूँ। कहने का अर्थ है खानदानी का परशुराम ने निश्चय किया कि ये राजघराने का है, ये राजपूत है। राजपूतों की क्या है, तो राजपूत हो जाए कोई बढ़िया हो, चाहे कोई भी जाति का हो, उनकी खानदानी पीढ़ी का असर क्यों आता है? क्यों परंपरा 3-4 पीढ़ी उनका वैसा ही होता है। राजपूत के रोष होता है राजपूत के घराने में, तो राजपूत लड़ने से डरते नहीं है, इसलिए क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ये 4 वर्ण हमारे आदि सृष्टि में चलाए थे। ये वर्ण व्यवस्था थी कि राजपूत है वो रक्षा करेगा, तो उनकी परंपरा पीढ़ी जोश से होती थी। उसका खाना पीना लड़ाई के हिसाब से खाना पीना देते थे, और ब्राह्मण को वही खाना पीना देते थे जो विद्या उनकी सक्रिय हो, और वैश्य को व्यापार करने को वही